नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निशुल्क व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए, अगर आप कहीं भी किसी भी रूप में तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पद के लिए, किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाएगा वह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप नेट, सेट, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, एएमआरएस, केबीएस, एनबीएस, कहीं भी अगर आपसे हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है तो आप सभी के लिए क्लास उपयोगी है। तो साथियों, इस निःशुल्क श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? क्या पृथ्वीराज चौहान के थे, राजा जयसिंह के थे, खुमान रासो के थे या विसल देव के थे? सभी को पता है कि चंद्रवरदाई साथियों पृथ्वीराज चौहान, किसके? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और आप सभी को यह भी पता होगा कि चंद्रवरदाई के द्वारा कौन सा जो है साहित्य लिखा गया। तो ध्यान रखिए, चंद्रवरदाई ने साथियों कौन सा लिखा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा लिखा बताइए? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ की रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी बताओ? चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउल वेल है या फिर परमात्म प्रकाश है? कौन सी जो है रचना वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य से संबंधित है? वर्ण रत्नाकर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल या परमात्म प्रकाश? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि गद्य और पद्य इन दोनों के मिश्रित रूप को बताओ क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इनके मिश्रित रूप को चंपू कहा जाता है। और इनसे सबसे जो प्राचीनतम प्रति है वो कृति है वो कौन सी साथियों? राउल वेल। कौन सी बताओ? राउल वेल। ये जो राउल वेल जो रचना है आप सभी को बताना है, ये आप सभी को पता है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रोड़ा कवि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई थी। इस राउल वेल की अन्य जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर बात करें हम हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में नख शिख वर्णन, कौन सा वर्णन साथियों? नख शिख वर्णन, यानी संपूर्ण जो वर्णन है वो किया गया कौन सी रचना में? सबसे पहले राउल वेल, जो किसकी है? रोड़ा कवि की है। ये जो रचना है श्रृंगार परंपरा की आरंभ मानी जाती है कि यहां से कौन सी परंपरा को माना जाता है? श्रृंगार को आरंभ माना जाता है। ये जो रचना है, इस रचना में कितनी साथियों? 7 बोलियों, कितनी बोलियों? 7 बोलियों के शब्द इस रचना में मिलते हैं राउल वेल में, जो रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई। जिसमें जो मुख्य है उसमें कौन सी बोली मुख्य है? वो है बताओ राजस्थानी। कौन सी बोली मुख्य है जिसमें साथियों? राजस्थानी बोली जिसमें मुख्य है। ये जो रचना है आप सभी को पता है कैसी कृति है? ये शिलांकृत कृति है। कैसी कृति है? शिलांकित, अर्थात शिलाओं पर ये अंकित की गई है। सारी चीजें एक एक महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखी गई है? रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। वही मैं बात करूं वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर तो बताओ किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। किसके द्वारा? ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा ये रचना लिखी गई। तो वर्ण रत्नाकर को आपको ध्यान रखना है। वर्ण रत्नाकर में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये कौन सी भाषा में है साथियों? मैथिली भाषा में है। कौन सी भाषा में? ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है। उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरणात्मक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है साथियों? ये व्याकरणात्मक ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और एक ये और है, इसके बारे में आपको बता दूं, जो परमात्म प्रकाश रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों? ये जोइंदू के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जोइंदू के द्वारा। तो यहां से आपको इसका आंसर मानना है राउल वेल। राउल वेल लिखी गई थी तो किसके द्वारा? रोड़ा कवि के द्वारा। इसमें नक्सिक परंपरा का जो प्रारंभ इसी से माना जाता है। श्रृंगार प्रधान ये रचना है। इसमें 7 बोलियों को समाहित किया गया, जिसमें राजस्थानी को सर्वप्रथम जो है सर्वप्रमुखता दी गई। ये कैसी रचना है बताओ? शिलांकित रचना है। कैसी रचना है? शिलांकित। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को भी आपको याद रखना है, ये कैसी रचना है बताओ? व्याकरणात्मक रचना है। चले भाई आगे, ऐसे ही सारी जो आपको व्याख्यात्मक रूप से सारी क्लास आपको मिलने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। गोरखनाथ की साधना पद्धति उसका क्या नाम है? तो
प्रजयानी साधना है, हठ योग साधना है, काल भैरव साधना है या सम्यक साधना है? कौन सी है बताइए। तो ध्यान रखना है, ये जो गोरखनाथ जी है इनकी जो साधना पद्धति का नाम है वो है हठ योग साधना। कौन सी साधना? हठ योग साधना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हठ योग साधना। जिसमें साथियों जो हठ योग है, जिसमें है का अर्थ तो क्या क्या बताया गया है? इस है का अर्थ बताया गया है सूर्य। है का अर्थ क्या बताया गया है? सूर्य। जबकि जो ठे है, हट का जो है उसका मतलब सूर्य है, ठे का है, ठे का मतलब बताओ क्या है? चंद्र है। ठे का मतलब क्या है? चंद्र है। इन दोनों के योग को ही, सूर्य और चंद्रमा के योग को ही बताओ क्या कहा इन्होंने? हठ योग कहा। क्या कहा? हठ योग कहा। तो ध्यान रखना है, ये जो गोरखनाथ जी है इन्होंने कौन सी साधना पद्धति को अपनाया? इन्होंने हठ योग साधना पद्धति को अपनाया और ये नाथ पंथ के आरंभकर्ता भी माने जाते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका कौन सा? चौथा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो बताना है, क्या जोइंदू थे, राम सिंह थे, जिंदत सूरी थे या धनपाल थे? बताइए भाई। देखिए भाई, आप सभी को पता है पाहुड़ दोहा जो ग्रंथ है इसकी रचना तो मुनि राम सिंह थे। कौन थे बताओ? मुनि राम सिंह की रचना थी। कौन सी रचना थी ये? मुनि राम सिंह की। और ये जैन साहित्य से संबंधित है। रहस्यवादी जो है राम सिंह को बताओ कैसे कवि माना जाता है? रहस्यवादी कवि माना जाता है। रहस्यवादी कवि माना जाता है, बताओ किसको? राम सिंह को। तो पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? राम सिंह की। जो बताओ कैसे कवि है? रहस्यवादी कवि है। ओके, चलिए भाई आगे अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किस लेखक का है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किसका है? कल्लूलाल का है, इंशाअल्लाह खां का है, अमीर खुसरो का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? किसका यह कथन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं? तो ध्यान रखना है, सभी को पता है, फेमस है, अमीर खुसरो का यह कथन है। किसका कथन है बताओ? अमीर खुसरो का यह कथन है। ये जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो के बारे में हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। देखिए, अमीर खुसरो इनका मूल नाम था, बताओ क्या? अबुल हसन। इनका मूल नाम क्या था साथियों? इनका मूल नाम था अबुल हसन। इनके जो गुरुजी थे, इनके गुरुजी का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अर्थात किसके शिष्य थे ये? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये ध्यान रखना है, अबुल हसन जो अमीर खुसरो है, इन्होंने खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली पर इन्होंने सर्वाधिक कार्य किया है। कैसा कार्य किया है? सर्वाधिक। इसलिए तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता भी माना जाता है इन्हें। खड़ी बोली का क्या माना जाता है? प्रथम प्रयोक्ता भी माना जाता है। बताओ किसको? अमीर खुसरो को, जिनका मूल नाम क्या है? अबुल हसन। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। इनकी जो पहलियां, मुकरिया, ये इनकी कैसी रचना है? इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। पहलिया है, मुकरिया है, खालिक बारी है, दो सुकने हैं, गजल है, ये इनकी जो अमीर खुसरो की है महत्वपूर्ण रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, ये बताओ कथन किसका है? अमीर खुसरो का कथन है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है कि देसिल बयना सब जन मीठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम कौन है? क्या है बताइए अब? देसिल बयना सब जन मीठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो बताइए, ये तो आपको पता है सभी को, बताओ कौन? मैथिल कोकिल जिन्हें कहा जाता है, अर्थात बताओ कौन? विद्यापति। कौन बताओ? विद्यापति। विद्यापति, ध्यान रखना है, ये जो विद्यापति थे, ये जो विद्यापति थे, ये किसके दरबारी कवि थे? राज दरबारी कवि थे। ध्यान रखना, तिरहुत के राजा। कहाँ के राजा? तिरहुत। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, जो भी व्याख्या होता है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तिरहुत के राजा कौन थे बताओ? शिव सिंह। कौन थे? शिव सिंह। और बताओ कौन थे? एवं कीर्ति सिंह। शिव सिंह वे बताओ कौन? कीर्ति सिंह के बताओ क्या थे? ये दरबारी कवि थे। कौन बताओ? विद्यापति, जिन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल जिन्हें कहा जाता है। ये कथन इनके द्वारा कहा गया, देसिल बयना सब जन मीठा। ध्यान रखना है, ये जो विद्यापति थे कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे? शैव संप्रदाय से संबंध था इनका। कौन से संप्रदाय से? शैव संप्रदाय से। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप सभी को पता है, कौन सी बताओ? कीर्ति लता। कीर्ति लता की बात करें, कीर्ति पताका की बात करें, कीर्ति लता हो गई, कीर्ति पताका हो गई, और इनकी फेमस रचना इसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल, पदावली, ये भी किसकी रचना है बताओ? इन्हीं की रचना है। ठीक है भाई, है ना? तो आपको ये रचना, इनकी रचना कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की, मैथिल कोकिल कहा जाता है। तिरहुत के राजा शिव सिंह व कीर्ति सिंह के बताओ क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? शैव संप्रदाय से ये संबंधित थे। चलिए, अगला प्रश्न है,
सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो आपको ध्यान रखना है सारंगधर पद्धति है वो कौन सी रचना है, कौन सी विधा है? सुभाषित संग्रह। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसका। सुभाषित संग्रह विधा की रचना है, बताओ कौन सी? सारंगधर पद्धति। चलिए भाई अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासो। कौन सा रासो बताओ? बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? बीसलदेव रासो के क्या नरपति नाले हैं, चंद्रवरदाई है, धनपाल है या जयानक है? आपको बताना है बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। बीसलदेव रासो के रचनाकार, देखिए भाई बीसलदेव जो रासो है इसकी जो रचनाकार है आप सभी को पता है कौन है? नरपति नाले है। कौन है बताओ? नरपति नाले है। वही बात करें चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई की बात करें तो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो। वही बात करें हम धनपाल की, धनपाल की जो रचना है वो है भविष्यत कहा। कौन सी रचना? भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की है। वहीं जयानक की बात करें तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। कौन सी विजय? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है बताओ? जयानक की। तो प्रश्न है बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाले है बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का जवाब आपको देना है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? अभी मैं इसका जवाब आपको बता कर आया हूं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? क्या राज सिंह के थे, नरसिंह के थे, शिव सिंह के थे या कीर्ति सिंह के थे? सभी को पता है, बताओ किसके आश्रित कवि थे? ये शिव सिंह के आश्रित कवि थे। ये शिव सिंह बताओ कहाँ का था? तिरहुत का राजा था। कहाँ का राजा था? ये तिरहुत का राजा था शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज जो है वो किसके प्रति अनुरक्त थे? किसके प्रति अनुरक्त थे? क्या पद्मिनी के प्रति, कमलिनी के प्रति, संयोगिता या चंद्रिका के प्रति? तो आप सभी को पता है ये किसके प्रति पृथ्वीराज चौहान जो थे किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति जो थे अनुरक्त थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो आपका ग्रंथ को आपको पता है जिसमें वीरता प्रणय गाथा को आधार बनाकर चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की थी। किसकी? बताओ पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये एक महाकाव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? अभी अभी मैं आपको बता कर आया हूं पहले प्रश्नों में। भाई प्रश्नों की व्याख्या में यही जो है हमें लाभ मिलता है कि हम अच्छे से अगर प्रश्नों की व्याख्या सुन रहे हैं तो आगे आने वाले प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाते हैं। देखिए नाथ संप्रदाय में हठ योग, हठ का मैंने आपको बताया था। है का अर्थ बताओ क्या होता है? सूर्य। है का अर्थ तो क्या होता है? सूर्य। जबकि ठे का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। तो बताओ ये जो ऑप्शंस में वो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखो है का अर्थ तो सूर्य है, ठे का अर्थ क्या हो जाएगा? चंद्र। दोनों का योग ही बताओ क्या कहलाता है? हठ योग कहलाता है। दोनों का योग क्या कहलाता है? हठ योग। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? पहला ऑप्शन से सरहपा, कुकुरिपा, शबरपा और गोपीचंद। किसका नहीं है? ध्यान रखना ये जो तीनों हैं कौन कौन सी? सरहपा, कुकुरिपा, सप्रपा। ये तीनों का संबंध बताओ किससे है? सिद्ध साहित्य से है। लेकिन प्रश्न पूछा है नहीं है, तो ध्यान रखना किसका नहीं है? गोपी चंद का संबंध इनसे नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोपी चंद इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13। राउलवेल किस तरह की रचना है? राउलवेल अभी भी पिछले प्रश्न की व्याख्या में मैं इसको बता कर गया हूं। राउलवेल, राउलवेल बताओ किसकी रचना है? राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है। कैसी रचना है? ये शिलांकित करती है। कैसी है? शिलांकित करती है ना। कितनी बोलियों को? 7 बोलियां। जिसमें बताओ कौन सी बोली प्रधान थी? इसमें राजस्थानी बोली क्या थी बताओ? प्रधान थी। तो ध्यान रखना है। तो राउलवेल किस तरह की रचना है? तो आप सभी को पता है गद्य पद्य मिश्रित। बताओ कैसी रचना है? ये चंपू काव्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिखिए। कितनी बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का कैसा प्रतिबिंब? संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन साथियों ध्यान रखना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। प्रश्न संख्या 15।
हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो आपको जवाब देना है इसका। तो ध्यान रखना है, हाँ भाई, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो हिंदी के हिंदी इतिहास के अनुसार जो सबसे पहला कवि माना है वो किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। तो किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। और की बात मैं कर लूं, जैसे बात करूं मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार ने सबसे पहले हिंदी का सबसे पहला कवि माना है, बताओ किसको? शंभू को माना है। किसको माना है? शंभू को माना है। वहीं बात करूं मैं राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का जो पहला कवि माना वो माना किसको? बताओ? सरहपा को माना। किसको माना? सरहपा को माना। वहीं रामकुमार वर्मा जी ने बताओ किसको माना? शंभू को माना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यपुंड को माना। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? मतलब कौन से कवि का संबंध आदिकाल से नहीं है? तो मैं बता दूं आपको, अमीर खुसरो आदिकाल संबंधित है, ये भी आदिकाल संबंधित है, लेकिन बताओ कौन से? गदाधर भट्ट। ये गदाधर भट्ट किससे संबंध नहीं इनका? आदिकाल से इनका संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो ध्यान रखना है, ये जो विद्याधर है, विद्याधर कौन से ग्रंथकार नहीं है? रासो ग्रंथकार नहीं है। जबकि बात करें केदार भट्ट की, श्रीधर की, जगनिक की, ये सभी इनका संबंध किससे? बताओ? रासो से है। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 18, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंक्ति लिखी गई थी, बताओ किसके द्वारा? हेमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? ये कथन किसका है? हेमचंद का ये कथन है। भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? हेमचंद के द्वारा लिखी गई। ये जो हेमचंद है, हेमचंद ने एक ग्रंथ लिखा शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद है ना, इनको क्या कहते हैं? सिद्ध हेमचंद, जिनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया, बताओ क्या? शब्दानुशासन। ये भी आपको ध्यान रखना है, शब्दानुशासन इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें और भी है, जैसे कुमारपाल चरित इनकी रचना है, योग शास्त्र इनकी रचना है हेमचंद्र की ही, प्राकृत व्याकरण भी इन्हीं की है, वही छंदानुशासन, देशी नाम माला, कोश, ये भी बताओ किसकी रचना है? हेमचंद की। तो काफी महत्वपूर्ण रचनाकार है। प्रश्न है 19 कि आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बताओ भाई, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो और हमीर रासो। आलाखंड नाम से आप सभी को पता है कौन सी रचना? परमाल रासो। कौन सी? परमाल रासो। जो परमाल रासो लिखी गई थी, बताओ किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? जगनिक के द्वारा लिखी गई। इसमें ऐसे आला उदल नामक दो सरदार हैं। कौन कौन से? आला और उदल, ये दो सरदारों की वीरता का इसमें क्या किया गया है? बताओ, वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी? बताओ, परमाल रासो, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? जगनिक के द्वारा लिखी गई थी। आला और उदल की वीरता का वर्णन है, इसलिए इसका नाम बताओ क्या पड़ गया? आलाखंड इसका नाम पड़ा हुआ है। तो साथियों, इससे पहले आपको कुछ और प्रश्नों की ओर चलूं, मैं आपसे कुछ विशेष सूचना मैं आपको दे दूं कि संपूर्ण क्या पढ़ रहे हैं अपन? हिंदी साहित्य एक एक काल के अनुसार पढ़ रहे हैं। आदिकाल हमारा चल रहा है, पिछली 6 क्लास आदिकाल से संबंध हो चुकी है। ये संपूर्ण आपको निःशुल्क मिलने वाला है। साथ में संपूर्ण जो व्याकरण है वो भी आपको कैसी है? निःशुल्क। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, तो आप सभी की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर बताना है। क्लास पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।